पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार और भारत का सामान्य परिचय है ना, ये सारा कुछ हमने कवर कर चुका है। ओके, आज के क्लास में हम लोग भारत का भौतिक प्रदेश, ओके, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, ये आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, भारत के भौतिक प्रदेशों से तात्पर्य आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर है ना, यदि आप पूरे विश्व को देखें तो हर देश के बीच में क्या है, सीमा रेखा निर्धारित की गई है और उसी सीमा रेखा के माध्यम से वो देश क्या होते हैं, पृथक होते हैं। क्लियर? ठीक वैसे ही प्रकृति अलग अलग जगहों पर स्थल आकृतियों के माध्यम से उन स्थानों में अंतर पैदा करती है। क्लियर है? तो कहीं पर आप देखोगे तो आपको मैदान देखने को मिलेंगे, कहीं पे पर्वत, कहीं पे पहाड़ियाँ, कहीं पे पठार, ओके, कहीं पे घाटियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो प्रकृति भी क्या करती है, मानवों की तरह स्थल आकृतियों के माध्यम से दो क्षेत्रों में अंतर पैदा करती है। क्लियर है? उसे ही हम उस क्षेत्र के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत शामिल करते हैं। क्लियर है? तो भारत को भौतिक प्रदेशों के माध्यम से मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। यदि आप भारत को देखोगे प्राकृतिक रूप से तो ऊपर में आपको एक विशाल पर्वतमाला देखने को मिलेगी। ओके, पर्वत के ठीक नीचे आपको एक बड़ा सा मैदान देखने को मिलेगा, उस मैदान के नीचे आपको एक बड़ा सा पठार भी देखने को मिलेगा और उस पठार के पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र पर आपको कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान भी देखने को मिलेंगे। ओके, स्थल आकृतियों के माध्यम से भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 4। ओके, याद रहेगा? क्लियर? तो आज के क्लास में हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा चैप्टर ही वही रहेगा, क्या? भारत का भौतिक प्रदेश। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो प्राकृतिक क्षेत्र के आधार पर, प्राकृतिक क्षेत्र के आधार पर भारत को हम लोग मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। तो पहला जो क्षेत्र है वो है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत हम लोग हिमालय का अध्ययन करते हैं। क्लियर? उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण में आपको उत्तर भारत का एक विशाल मैदान देखने को मिलेगा, विशाल मैदान। ओके, और उस मैदान के दक्षिण में आपको पठार देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्लियर? और इस पठार के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र पर आपको तटीय मैदान देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। ओके, और इन्हीं तटीय मैदानों के अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं किसको? द्वीप समूहों। किसको? द्वीप समूह। कुछ किताबों में आपको भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए देखने को मिलेगा। ओके, तो होता क्या है, कुछ लोग एक अलग से भौतिक प्रदेश बना लेते हैं। वो आपका कौन सा होता है? थार का मरुस्थल, मरुस्थलीय प्रदेश। थार का मरुस्थलीय प्रदेश। तो एक भौतिक प्रदेश ये हो गया और दूसरा भौतिक प्रदेश हो जाता है कौन सा? द्वीप समूह। कौन सा? द्वीप समूह। तो इस आधार पे देखें तो भौतिक संरचना के आधार पे छत्तीसगढ़ को 6 भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन जो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है वो भी एक मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। तो उसको हम उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत ही क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। क्लियर? बात करते हैं द्वीप समूह की। तो द्वीप समूह आपको तटीय मैदानों के आसपास के क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेंगे।
कुछ बड़े बड़े द्वीप समूह हैं जो आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेंगे, तो उसको हम अलग से कवर कर लेंगे। ओके, लेकिन प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें तो द्वीप समूह को हम लोग किसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं, तो तटीय मैदान। इस आधार पर देखें तो भारत को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटे हैं, तो 4। क्लियर। सबसे ऊपर में आपका पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद आपका मैदान, मैदान के बाद आपका पठार, और पठार के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगे, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। क्लियर है। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। ये आपका भारत है, तो सबसे पहले उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, तो ये आपका उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ओके, जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, हिमालय का। किसका, हिमालय का। ओके, तो ये आपका उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, और इस पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण में यहां से आपको ये पूरा क्या देखने को मिलेगा, मैदान। क्या मिलेगा, मैदान। ये आपका उत्तर भारत का मैदान। क्या है, उत्तर भारत का मैदान। और इसी विशाल मैदान के अंतर्गत ही हम लोग मरुस्थलीय प्रदेश को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ओके, तो जो थार का मरुस्थल है उसको उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत हम लोग क्या कर लेंगे, शामिल करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका विस्तार आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इस मरुस्थल को हम लोग थार पारकर का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, थार पारकर का मरुस्थल। क्लियर है। चलिए, अब इस मरुस्थल के ठीक नीचे, मैदान के ठीक नीचे यहां पे आपको एक बड़ा सा पठारी प्रदेश देखने को मिलेगा, और इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही हम लोग शामिल करते हैं किसको, तो अरावली पर्वत को। तो ये आपका क्या हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिमी हिस्से पर ये पूरा आपका क्या होगा, तटीय मैदान, और पूर्वी हिस्से पर यहां पर भी क्या होगा, आपका तटीय मैदान। ये आपका क्या, कोस्टल प्लेन्स। तो प्राकृतिक रूप से हम क्या करते हैं, भारत को 4 भागों में बांटते हैं। क्लियर है। ओके, याद रहेगा। अब देखिए तो कौन कौन सा, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। क्लियर है। और उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो हिमालय। पूरे भारत में यदि देखें तो लगभग 11% आपको क्या देखने को मिलेंगे, पर्वत। भारत के कुल क्षेत्रफल का ना, यदि आप भारत का कुल क्षेत्रफल देखें तो कितना, 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, जिसमें 11% भाग में आपको क्या देखने को मिलेंगे, पर्वत। लगभग 18% भाग में क्या देखने को मिलेंगी, पहाड़ियां। क्या देखने को मिलेंगी, पहाड़ियां। हाइट में डिफरेंस होता है ना। उसके बाद 28% भाग में, 28% भाग में आपको क्या मिलेगा, पठार। क्या मिलेगा, पठार। लगभग 43% भाग पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मैदान। क्या मिलेंगे, मैदान। ओके, तो याद रखिएगा भारत के कुल क्षेत्रफल पर, भारत के कुल क्षेत्रफल पर सर्वाधिक विस्तार किसका है, तो मैदानों का। किसका है, मैदानों का। कितना प्रतिशत है, तो 43%। याद रहेगा इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ओके, तो उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, हिमालय। किसका, हिमालय का। ओके, तो डायरेक्ट हिमालय को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है ना, कि हिमालय कितनी श्रेणियां होती हैं, हिमालय का विस्तार इतना है। डायरेक्ट हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते। हिमालय की श्रेणियों को पढ़ने से पहले
हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमको जानना होगा कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे और कब इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। तो आज के क्लास में जब हिमालय की हम बात करेंगे तो आज का जो पूरा क्लास है वो केवल और केवल हिमालय की उत्पत्ति पर बेस्ड होगा कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे और कब से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। ओके, तो जब से सूर्य का एक टुकड़ा टूटा और बना क्या आपका पृथ्वी, तो प्रारंभ में पृथ्वी काफी गर्म थी, है ना, धीरे धीरे ठंडा हुई वो। तो पृथ्वी के निर्माण से लेके अब तक ना हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। तो पृथ्वी के निर्माण से लेके अब तक के पूरे टाइम पीरियड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, और वहां से लेके अब तक ना उस पूरे समय को कल्पों में विभाजित किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है? कल्प में। और उन्हीं कल्पों को युगों में डिवाइड किया गया है। और 4 युग जो हैं वो कलयुग सतयुग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो उन 4 युगों को भी अलग अलग टाइम पीरियड में क्या किया गया है? बांटा गया। तो किस समय में हिमालय की जो उत्पत्ति है वो प्रारंभ हुई ना, हिमालय बनना प्रारंभ कब से हुआ, ये आज के क्लास में हम जानेंगे। तो हम लोगों ने पृथ्वी के आरंभ से ना, पृथ्वी के उत्पत्ति से लेके अब तक के समय को अलग अलग कल्पों में विभाजित किया है और कल्पों को युगों में और युगों को भी अलग अलग टाइम पीरियड में क्या किया हमने? डिवाइड किया है। तो कौन से कल्प में, कौन से युग में, किस समय पे हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ है, उसी को ही हम लोग आज देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हिमालय को देखने से पहले हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी के उत्पत्ति से लेके अब तक का जो समय है उसको हमने किस में डिवाइड किया? कल्प। कल्प को युग में और युगों के भी अलग अलग टाइम पीरियड है। ओके, तो पहला जो कल्प है वो है आपका प्री पैलियोजोइक कल्प। प्री पैलियोजोइक कल्प। दूसरा पैलियोजोइक कल्प। पैलियोजोइक कल्प। पैलियोजोइक कल्प के पहले का टाइम क्या कहलाता है? प्री पैलियोजोइक कल्प। उसके बाद में मेसोजोइक। मेसोजोइक कल्प। मेसोजोइक कल्प। मेसोजोइक कल्प के बाद में सेनोजोइक कल्प। सेनोजोइक कल्प। सेनोजोइक कल्प के बाद में नियोजोइक कल्प। नियोजोइक कल्प। ओके, क्लियर है? अब पैलियोजोइक कल्प से ही युगों की शुरुआत हम मानते हैं। ओके, तो पैलियोजोइक ये कहलाता है आपका प्राथमिक युग, प्राइमरी एपोक। मेसोजोइक से प्रारंभ होता है आपका द्वितीयक युग, सेकेंडरी एपोक। और सेनोजोइक कल्प से तृतीयक युग यानी कि टर्शरी एपोक। और नियोजोइक कल्प से चतुर्थक युग यानी कि क्वाटरनरी एपोक। क्लियर है? तृतीयक युग को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। तृतीयक युग के प्रारंभिक समय से लेके अंतिम समय का जो टाइम है ना, तृतीयक युग से प्रारंभ से लेके अंत तक का जो समय है उसको भी अलग अलग भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। तृतीयक युग का प्रारंभिक समय ये कहलाता है आपका पैलियोसीन। पैलियोसीन। ओके, पैलियोसीन के बाद का जो समय है ये कहलाता है आपका इयोसीन। क्या कहलाता है? इयोसीन। इयोसीन के बाद का जो टाइम है वो कहलाता है आपका ओलिगोसीन। क्या कहलाता है? ओलिगोसीन। और ओलिगोसीन के बाद का जो टाइम है वो कहलाता है क्या आपका? मायोसीन। क्या कहलाता है? मायोसीन। और मायोसीन के बाद का जो टाइम है ये कहलाता है आपका प्लायोसीन। क्या कहलाता है? प्लायोसीन। ओके, और चतुर्थक युग, चतुर्थक युग को भी
दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। चतुर्थक युग का जो प्रारंभिक समय है यह कहलाता है आपका प्लीस्टोसीन। क्या कहलाता है? प्लीस्टोसीन। और प्लीस्टोसीन के बाद का जो समय है यह कहलाता है आपका होलोसीन। क्या कहलाता है? होलोसीन। क्लियर है? बताना क्या चाह रहा हूं उसको जरा देखिए। पृथ्वी के गर्भ में ना बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, और वो जो चट्टानें हैं वो प्लाज्मा स्टेट में जो धातु है पृथ्वी के गर्भ में, उनके ऊपर क्या है, वो तैरते रहती है। उदाहरण के तौर पे यदि आप देखना चाहो तो मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बीच का जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका क्रोड, जिसमें निकेल और आयरन पिघली हुई अवस्था में प्लाज्मा स्टेट में है ना। उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा कहलाता है आपका मेंटल। क्या कहलाता है? मेंटल। और ये ऊपर का हिस्सा कहलाता है भूपर्पटी। क्या कहलाता है? भूपर्पटी। तो यहां पे क्रोड में पिघली हुई अवस्था में प्लाज्मा स्टेट में आपको निकेल और आयरन देखने को मिलेंगे। क्लियर? ये मेंटल में आपको बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बड़ी बड़ी चट्टानें। यही जो चट्टानें हैं, ओके, भूपर्पटी के ठीक नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें इन धातुओं के ऊपर जो प्लाज्मा स्टेट में है उनके ऊपर क्या करती है? ये तैरती है। इन्हीं चट्टानों को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी चट्टानें। ओके, ये चट्टानें जब एक दूसरे के पास आती हैं, क्लियर, एक दूसरे के पास आकर टकराती हैं तो कुछ स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। ये चट्टानें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भी कुछ स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, जिसका प्रभाव आपको भूपर्पटी पर देखने को मिलेगा। क्लियर? इन्हीं प्लेटों के पास आने से जब ये टकराती हैं तो इनके टकराने से या तो ये ऐसे फोल्ड होता है या तो ये ऐसे फोल्ड होता है। क्लियर? तो इनके टकराने से वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन या फिर घाटियों का निर्माण होता है। क्लियर है? याद रहेगा, इनके दूर जाने से भी घाटियों का निर्माण होता है। ओके, तो पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण भूपर्पटी पर आपको अलग अलग स्थल आकृतियां देखने को मिलेंगी। तो ठीक वैसे ही पृथ्वी के निर्माण से लेकर पृथ्वी के प्रारंभिक निर्माण के समय में पृथ्वी के आंतरिक भाग में इन प्लेटों का क्या होने लगा था? संचरण होने लगा था। कभी एक दूसरे के पास आते, कभी एक दूसरे से दूर जाते, जिसके कारण प्रारंभिक समय पे पृथ्वी पर बड़े बड़े वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन और बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण हुआ है। ओके, गर्त का निर्माण हुआ है। क्लियर? तो प्रारंभिक समय में पैलियोजोइक और आपका प्री पैलियोजोइक और मेसोजोइक वाले जो टाइम पीरियड है, कल्प है, इनमें पृथ्वी के ऊपर स्थल आकृतियों के पृथ्वी के ऊपर आपको अलग अलग स्थल आकृतियां निर्मित होते हुए दिखेंगी। ओके, जिसका परिणाम क्या है? आपका वलित पर्वत। तो प्रारंभिक दौर में काफी बड़े बड़े वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। उदाहरण के तौर पे एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का। क्लियर? एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत। ठीक वैसे ही हिमालय भी क्या है? आपका एक वलित पर्वत है, लेकिन इसका निर्माण काफी बाद में हुआ, इसलिए इसे सबसे नवीन वलित पर्वत माना जाता है। ओके, हम कहते हैं कि हिमालय जो है इसका निर्माण अल्पाइन भूसंचलन के माध्यम से हुआ है। किसके माध्यम से हुआ है? भूसंचलन, अल्पाइन भूसंचलन। अब ये अल्पाइन भूसंचलन क्या है? तो याद रखिएगा कि हिमालय का निर्माण किसके कारण हुआ है? तो अल्पाइन भूसंचलन के कारण। भूसंचलन मतलब भूमि के अंदर इन प्लेटों के गतिविधियों के कारण, है ना। ये प्लेटें जब एक दूसरे के पास आई, कौन कौन सी प्लेटें आगे अभी बताऊंगा, इनके संचरण के कारण ही आपका निर्माण हुआ, क्या निर्मित हुआ, क्या? हिमालय। अभी अल्पाइन क्या है? तो देखिए, अभी मैंने बताया कि प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक और मेसोजोइक कल्प में बड़े बड़े वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। ओके, फिर मेसोजोइक के अंत से लेकर ये सेनोजोइक के प्रारंभिक समय का जो बीच का जो टाइम था, यहां पर किसी भी प्रकार की प्लेटों में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ था, जिसके कारण किसी भी स्थल आकृतियों का निर्माण पृथ्वी पर नहीं हुआ। ओके, फिर अचानक से
इन प्लेटों पर फिर से मूवमेंट चालू हुआ। ओके, कब से? तो सेनोजोइक का जो प्रारंभिक समय है, यानी कि तृतीयक युग का जो प्रारंभिक समय है, उसी समय से प्लेटों में फिर से क्या हुआ? मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसके कारण एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ। उसे ही हम क्या कहते हैं? हिमालय। क्लियर? तो याद रखिएगा, मेसोजोइक और सेनोजोइक कल्प के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस समय पृथ्वी में, है ना, किसी भी स्थल आकृतियों का निर्माण हुआ, यहाँ पर आपका पूरा शांत था ना। ओके, उसके बाद अचानक से फिर से प्लेटों का मूवमेंट हुआ, जिसके कारण बड़े बड़े वलित पर्वतों का फिर से निर्माण हुआ। उन्हीं वलित पर्वतों में से एक का कौन? आपका हिमालय। तो इन्हीं टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? अल्पाइन। क्या बोला जाता है? अल्पाइन। ओके, और इसी टाइम पीरियड में निर्मित हुआ क्या? आपका हिमालय। इसी टाइम पीरियड में प्लेटों में फिर से क्या हुआ? मूवमेंट चालू हुआ, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहते हैं कि हिमालय की जो निर्माण है वो काहे कारण हुआ है? अल्पाइन भूसंचरण के कारण। याद रहेगा? क्लियर? तो सेनोजोइक यानी कि तृतीयक युग के प्रारंभिक समय से, पैलियोसीन से हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ। पैलियोसीन में कुछ हिमालय की श्रेणियां बनी। हिमालय कुछ श्रेणियां इयोसीन में बना, कुछ श्रेणी ओलिगोसीन में, कुछ श्रेणी मायोसीन में और कुछ श्रेणी आपका प्लायोसीन में। चतुर्थक युग यानी कि आपका टर्सरी एपोक के प्लीस्टोसीन और होलोसीन समय में भी हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी। और आज भी हिमालय की जो ऊंचाई है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। हिमालय अभी भी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है, वो अभी भी बन रहा है। क्लियर है? क्यों बन रहा है? क्योंकि अभी भी प्लेटों का मूवमेंट जारी है। ओके, चलिए याद रहेगा। मैं इसको इसलिए बताया क्योंकि मुझे बताना था किसको? अल्पाइन भूसंचरण। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अल्पाइन भूसंचरण मेसोजोइक कल्प के यानी द्वितीय युग के बाद से सेनोजोइक कल्प में, तृतीय युग के प्रारंभिक दौर पे जब प्लेटों का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसके कारण बड़े बड़े वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, उसे ही क्या बोलते हैं? अल्पाइन पर्वत। यानी कि हिमालय भी क्या है? आपका एक अल्पाइन पर्वत है। याद रहेगा? चलो बनेगा। अब देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति, तो हिमालय की उत्पत्ति में दो थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोपर का भूसन्नति सिद्धांत, कोपर का भूसन्नति सिद्धांत। दूसरा, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ओके, क्लियर? चलिए, प्रारंभ में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर एक बड़ा सा भूखंड था, है ना, एक बड़ा सा लैंड पार्ट था, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे। किसके नाम से? पेंजिया के नाम से। ओके, और ये जो पेंजिया है, ये चारों तरफ एक विशाल जल राशि से घिरा हुआ था। ओके, जिसे नाम दिया गया क्या? पेंथलासा या पेंथाल्सा। ओके, पेंथलासा। क्लियर? अब पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण, चूंकि पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट करती है। पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण, साथ ही साथ चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण इस पेंजिया में क्या हुआ? विखंडन हुआ, और इसका जो उत्तरी हिस्सा है, ऊपर का जो भाग है, ये टूट कर ऊपर की ओर क्या होने लगा? मूव होने लगा। ओके, तो जब ये ऊपर की ओर मूव हुआ तो बीच का हिस्सा क्या हो गया? टूट गया। बीच का हिस्सा क्या हो गया? टूट गया। बीच का हिस्सा टूटा और ये दो भागों में पेंजिया जो है ये विभक्त हो गया, ऐसे। क्लियर? और इसके चारों ओर जो जलराशि थी, उसका जो प्रवाह है इस बीच वाले क्षेत्र पर हुआ। क्लियर? ऐसे। तो इस वाले पार्ट को नाम दिया गया क्या? आपका अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया। और इस वाले पार्ट को नाम दिया गया क्या? आपका गोंडवाना लैंड।
क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड। क्लियर? क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड। ओके, इसको अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेशिया। जब देखिएगा आज जो अंगारा लैंड है, अब ठीक है ना, फिर से इनमें पृथ्वी के मूवमेंट के कारण और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में क्या हुआ? फिर से मूवमेंट स्टार्ट हुआ और ये फिर से अलग अलग पार्ट में क्या हो गए? टूट गए। तो अंगारा लैंड का जो एक पार्ट है ये टूट कर क्या बना? नॉर्थ अमेरिका। और इधर वाला जो पार्ट है ये कहलाया क्या? आपका यूरेशिया। क्या कहलाया? यूरेशिया। जहां पे इस यूरेशिया का आधा भाग में क्या है? एशिया महाद्वीप और आधे भाग में क्या है? आपका यूरोप महाद्वीप। तो इसको कंप्लीट रूप से क्या कहते हैं? यूरेशिया। ओके, तो इधर का एक पार्ट टूट कर क्या बना? नॉर्थ अमेरिका। और एक बड़ा सा भूखंड जो है ये वाला, ये क्या कहलाया? आपका यूरेशिया। यूरेशिया, आज इसी यूरेशिया में आपका इधर पश्चिम में आपको यूरोप महाद्वीप देखने को मिलेगा और इधर आपका एशिया महाद्वीप। ओके, क्लियर? ठीक वैसे ही इस गोंडवाना लैंड का भी क्या हुआ? विभाजन हुआ। एक पार्ट टूट कर बना क्या? आपका दक्षिणी अमेरिका। बीच वाला हिस्सा जो है वो बना क्या? आपका अफ्रीका। और इधर वाला जो हिस्सा है ये बन गया क्या? आपका ओशेनिया। ओके, तो इनका मूवमेंट क्यों हुआ? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पृथ्वी के गर्भ में बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जिन पे क्या होता है? जिनका मूवमेंट होते रहता है। उन्हीं प्लेटों के मूवमेंट होने के कारण ऊपर का जो भूखंड है, जब प्लेटें दूर जाती हैं तो ऊपर का भूखंड टूट जाता है। ओके, जब प्लेटें पास आती है तो ऊपर के भूखंड में वलन पड़ जाता है और निर्माण हो जाता है किसका? वलित पर्वतों का। क्लियर? तो इसी अंगारा लैंड का एक हिस्सा क्या बना? आपका यूरेशिया। क्या बना? यूरेशिया। और इसी गोंडवाना लैंड का एक पार्ट क्या बना? आपका अफ्रीका। क्या बना? अफ्रीका। तो पृथ्वी पर कुल मिला के बड़ी बड़ी 7 प्लेटें हैं और छोटी प्लेटों की संख्या लगभग 16 से 18 के आसपास है। तो अफ्रीका प्लेट पर, अफ्रीकन प्लेट पर अफ्रीका महाद्वीप टिका हुआ है। ओके, और यूरेशियन प्लेट पर यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया महाद्वीप। क्लियर? तो आज जहां पे हिमालय है वहां पे, और ये जो बीच वाला भाग है जहां पे थलासा का विस्तार हुआ, इसको नाम दिया गया क्या? आपका टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो कोबर महोदय का कहना है कि आज जहां पे हिमालय है वहां पे पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सागर। और यह यूरेशिया, यूरेशिया। तो कोबर महोदय का कहना है कि आज जहां पे क्या है? हिमालय, वहां पे पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सागर। क्या हुआ करता था? टेथिस सागर। ये टेथिस सागर समझ लो, ये वाला हिस्सा, और उसके ऊपर क्या है? ये यूरेशिया। कोबर कहते हैं कि आज जहां पे हिमालय वहां पे पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सागर। और यूरेशिया से बहने वाली बड़ी बड़ी जो नदियां हैं ये इसी टेथिस सागर पर क्या करती थी? अपना जल गिराती थी। ओके, नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ रेत, कंकड़, बालू, बजरी, यदि उसका प्रवाह बहुत तीव्र है तो वो अपने साथ बड़े बड़े चट्टानों को भी काट कर बहाते हुए लेकर आती है। तो यूरेशिया में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियां जो हैं ये टेथिस सागर पर क्या करती थी? अपना जल गिराती थी। ओके, अब इन्हीं यूरेशिया से बहने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद है ना, रेत, कंकड़, बालू, बजरी, पत्थर, इन लाए गए अवसादों को ये नदियां जो है ये टेथिस सागर के क्षेत्र में क्या करने लगी? गिराने लगी। अब नदियां बह रही है तो इनके द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव भी कहां पे होगा? टेथिस सागर पे। कहां पे होगा? टेथिस सागर पे। क्लियर है? तो टेथिस भूसन्नति में ये आपका क्या है? मान लीजिए टेथिस भूसन्नति है ना, यहां पर क्या है? टेथिस सागर। यहां पे क्या है? टेथिस सागर। ओके, और ये आपका मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है और ये आपका क्या है? इंडियन प्लेट। ठीक, तो यूरेशिया से बहने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव धीरे धीरे कहां पे होने लगा? टेथिस सागर में। कहां पे? टेथिस सागर में। ओके, अब ये यूरेशिया से बह रही है नदियां ऐसे, ये क्या कर रही हैं? अपने लाए गए अवसादों को इस टेथिस भूसन्नति में जमा करते जा रही है। धीरे धीरे समय, आज से 25 करोड़ साल पहले बात कर रहा हूं। ओके, धीरे धीरे जब समय बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, तो ये टेथिस भूसन्नति में बहुत अधिक मलबों का जमाव होने लगा।
मलबों का जमाव अधिक होने के कारण इस पे दबाव पड़ने लगा। दबाव अधिक होने के कारण ये जो टेथिस भूसन्नति है इस पे अवतलन हुआ, मतलब ये नीचे की ओर और क्या हुआ, दबा और अवतलन हुआ। मलबों का जमाव अधिक होने के कारण टेथिस भूसन्नति में क्या हुआ, अवतलन हुआ, ये नीचे की ओर क्या हुए, दबे। तो अवतलन के परिणाम स्वरूप इस टेथिस भूसन्नति के अग्रभूमि पर सामने वाले हिस्से पर क्या हुआ, उत्थान प्रारंभ हुआ। इधर का पार्ट नीचे दबा तो इधर के भागों पर बल पड़ा और ये ऊपर की ओर उठने लगा। ओके, जब टेथिस भूसन्नति अवतलित हुआ तो अग्रभूमि पर बल पड़ने के कारण ये क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सब कौन बोल रहे हैं, कोबर महोदय। क्लियर? जिसके परिणाम स्वरूप इधर यूरेशियन प्लेट में बना आपका क्या, क्यूनलुन पर्वत, और इधर निर्माण हुआ किसका, आपका हिमालय का। किसका, हिमालय का। क्लियर? तो याद रखना, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार आज जहां पे हिमालय है पहले वहां पे क्या हुआ करता था, टेथिस सागर, और इन टेथिस सागर में यूरेशिया से बहने वाली लंबी लंबी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां अपने द्वारा लाए गए अवसादों को क्या करने लगी, जमा करने लगी। धीरे धीरे अवसादों का जमाव अधिक होने लगा। अवसादों का जमाव अधिक हुआ जिसके कारण नीचे की ओर बल अधिक पड़ा। बल अधिक पड़ने के कारण टेथिस भूसन्नति में क्या प्रारंभ हुआ, अवतलन। अवतलन के परिणाम स्वरूप इस टेथिस भूसन्नति का जो अग्रभाग है जिसमें जो अवसाद जमे हुए थे वो कहां की ओर मुड़ गए, ऊपर की ओर। परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ किसका, हिमालय का, और इधर आपका तिब्बत वाले क्षेत्र पे क्यूनलुन पर्वत का। क्लियर है? ये क्या है आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। क्लियर? बाद में फिर हैरी हेस ने हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या दिया, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो हैरी हेस का कहना है कि अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीकन प्लेट पे टिका हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप कहां टिका हुआ है, अफ्रीकन प्लेट पे। और ये अफ्रीकन प्लेट जो है ना, ये आपका गोंडवाना लैंड से एक पार्ट टूट कर बना क्या, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीकन प्लेट का धीरे धीरे ये अफ्रीकन प्लेट जो है ये गलने लगा। अफ्रीकन प्लेट जब गला तो ऊपर का जो भूखंड है ये भी क्या हो गया, टूटकर अलग हो गया। तो ये मान लीजिए ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है जो अफ्रीकन प्लेट पे टिका हुआ है। अब इस प्लेट का क्या हुआ, ये प्लेट गलने लगा जिसके कारण इसका जो एक भूखंड है ये टूटकर कहां की ओर प्रवाहित हुआ, उत्तर पूर्व की ओर। कहां की ओर प्रवाहित हुआ, ये अफ्रीका मान लीजिए, और ये टेथिस सागर कहां की ओर प्रवाहित होगा, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होगा और उत्तर पूर्व में क्या है आपका, ये टेथिस सागर। क्या है, टेथिस सागर। यहां पे क्या है, टेथिस सागर। ओके, टेथिस सागर के ठीक उत्तर में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरेशिया। क्या देखने को मिलेगा, यूरेशिया। और कोबर महोदय बता चुके हैं कि यहाँ से बहने वाली जो नदियां हैं वो क्या कर रही हैं, अवसादों का जमाव कर रही है। कहाँ पे, टेथिस सागर। क्लियर? अब ये भाग अफ्रीका का ये हिस्सा टूटकर कहाँ की ओर प्रवाहित हुआ, उत्तर पूर्व की ओर। ओके, तो ये हिस्सा, इस हिस्से को नाम दिया गया क्या आपका, इंडियन प्लेट। क्या नाम दिया गया, इंडियन प्लेट। तो आज जो आप प्रायद्वीपीय भारत देख रहे हो, है ना, भारत का दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो इंडियन प्लेट पर टिका हुआ है। क्लियर? वही इंडियन प्लेट कहां की ओर प्रवाहित हुआ, उत्तर पूर्व की ओर। और इस टेथिस सागर में जो जमा हुआ मलबा है वो बीच में आ गया। यूरेशियन प्लेट की ओर प्रवाहित हो रहा है कौन, इंडियन प्लेट। ओके, ये मान लीजिए क्या है आपका, यूरेशियन प्लेट है, और ये क्या है आपका, इंडियन प्लेट है। ओके, तो इंडियन प्लेट धीरे धीरे कहां की ओर आ रहा है, यूरेशियन प्लेट की ओर, और बीच में क्या है, टेथिस सागर में जमा हुआ मलबा। तो इंडियन प्लेट एक टाइम के बाद जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, टकराने के परिणाम स्वरूप ये नीचे चला गया। ओके, अब ये नीचे जाकर ये यूरेशियन प्लेट को धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर उसको क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है। ओके, और बीच में टेथिस सागर में जमा हुआ क्या है, मलबा। अब ये जब इसको ऊपर उठा रहा है तो वो मलबा ऊपर उठ रहा है। कौन ऊपर उठा, मलबा, जिसके परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ क्या आपका, हिमालय। यहां पर क्या निर्मित हुआ, हिमालय। तो हैरी हेस ने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा अफ्रीकन प्लेट से टूटकर कहां की ओर प्रवाहित हुआ, उत्तर पूर्व की ओर, जिसे नाम दिया गया क्या आपका, इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर आया, यूरेशियन प्लेट के से ये टकराया, कौन, इंडियन प्लेट।
इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो बीच में टेथिस सागर में जो जमा मलबा है ये इसका उत्थान कहां की ओर हुआ, ऊपर की ओर, परिणाम स्वरूप बना क्या आपका हिमालय। क्लियर है? तो ये था क्या आपका हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। क्लियर? आज भी जो ये इंडियन प्लेट है ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई जो है वो आज भी बढ़ रही है। ओके, ये जो इंडियन प्लेट है ये साल में लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, यूरेशियन प्लेट की ओर मूव कर रहा है प्रति वर्ष ना। इसलिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो लगातार क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्लियर? काहे के कारण? तो इंडियन प्लेट के मूवमेंट के कारण। जैसे ये आप देख रहे हो, ये आपका भारत, ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये वाला पूरा ना, ये क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा। और इधर ऊपर में आपको क्या देखने को मिलेगा, हिमालय, और ये आपका यूरेशियन प्लेट। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये टिका हुआ है किस पे, इंडियन प्लेट पे। किस पे टिका हुआ है, इंडियन प्लेट पे। इसी का मूवमेंट कहां की ओर हो रहा है, उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। और ये आपका क्या है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया महाद्वीप जो यूरेशियन प्लेट पे टिका हुआ है। और ये बीच में क्या है आपका, हिमालय। अब ये जब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कहां की ओर, यूरेशियन प्लेट की ओर, तो ये बीच में हिमालय आ गया है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई और क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। ओके, पहले यहाँ पे हिमालय नहीं था, ये इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर आया, कहां की ओर, यूरेशियन प्लेट की ओर। बीच में क्या था, टेथिस सागर। टेथिस सागर में क्या जमा हुआ था, मलबा। अब ये जब ऊपर की ओर आया तो इस मलबों पर क्या हुआ, उत्थान बल पड़ा और ये ऊपर की ओर फुट। ऐसा किसका कहना है, हैरी हेस। क्लियर है? तो ये था आपका हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। कल के क्लास में हम लोग हिमालय की श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।